Goals are 17 in number. These are 70 SDGs, Sustainable Development Goals, that were aimed to achieve by 2030. So for that, various plans are made. तो ये सब हम लोग डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास में, ये 17 गोल को. ओके, अब इसके हिस्ट्री में जाएगा, बट हम लोगों के पास उतना टाइम नहीं है. ओके, आप लोगों की क्लास स्टार्ट एग्जामिनेशन हो जाएगा इंटरनल अक्टूबर फर्स्ट वीक में, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इतना काफी है आपके लिए जानना. उसके बाद आप देखो तो सिलेबस देखो, अगर दिख रहा है आपको सिलेबस यहाँ पर. यहाँ पर आप देखो, इंट्रोडक्शन टू एसटीजी है सिर्फ. ओके, तो इंट्रोडक्शन के हिसाब से बहुत कवर हो गया, बता दिए एसटीजी सब. अब हम इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल लॉज इन इंडिया पढ़ेंगे. थोड़ा बहुत पहले बता चुके थे आपको, एनवायरमेंटल लॉज, एयर लॉज, वाटर लॉज. ओके, ई वेस्ट मैनेजमेंट लॉ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ, ये सब बहुत तरह के लॉ हैं. इनका आपको एक ब्रीफ एक्सपोजर फिर से भी दूंगा. और इसके बाद जो है, इसी लॉ में से कुछ लॉ जो है आपके यूनिट 2 में डिस्क्राइब्ड हैं, कुछ लॉ यूनिट 3 में है, और कुछ लॉ नहीं, इसमें स्ट्रेटजीज है इन यूनिट 4, और यूनिट 5 में आपका नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी है. तो अभी इसको थोड़ा पढ़ाएंगे, तो इसमें ये यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 5 भी कवर होगा. Okay. So now we will come to this part, introduction to environmental laws in India. इसी के अंतर्गत इसी एनवायरमेंटल लॉज यहाँ भी है आपके, इसमें भी है सेम एनवायरमेंटल लॉज, और यूनिट 5 में भी. ओके, तो देखिए यूनिट 5 में है जुडिशियल रेमेडीज एंड द रोल ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल. तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल लॉज इन इंडिया. इंट्रोडक्शन टू मेंटल लॉज इन इंडिया. इंडिया में एनवायरमेंटल लॉज दो तरह के हैं. एक तो आजादी से पहले के मेंटल लॉज, बिफोर इंडिपेंडेंस. बिफोर इंडिपेंडेंस भी कुछ एनवायरमेंटल लॉज थे अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस लॉज बने. पर्टिकुलरली यही लॉज जो है फॉलो करने हैं, मतलब अवॉइड करने हैं, और ये इंपॉर्टेंट लॉज हैं. और इसमें भी पोस्ट इंडिपेंडेंस, पर्टिकुलरली आपका 1972 के बाद ये एनवायरमेंटल लॉज आए. ओके, आफ्टर 1972 उन सारे लॉज को हम पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस. चूंकि द नीड ऑफ प्रोटेक्शन and conservation of environment and its sustainable use of natural resources is reflected in constitutional framework of India, because these laws are enacted. So our country is also abiding international commitments. Okay, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी भारत हमारा देश अपने संविधान के द्वारा भी, अपने देश संविधान के द्वारा अपने देश के अंदर इन कानूनों का प्रावधान है इसमें. और जो संविधान के दायरे में नहीं है हमारा, जैसे कि इंटरनेशनल कमिटमेंट है,
कार्बन उत्सर्जन कम करने का जो कमिटमेंट है, पेरिस समझौता, वियना समझौता, ये सब, उसमें हमारा देश इंटरनेशनल कमिटमेंट करता है कि हाँ हम इसको एमिशन को कम करने की दिशा में कदम उठाएंगे। तो इस तरह हमारे देश की एक अच्छी छवि है कि हमारे अपने देश के अंदर भी इसके संविधान में इन एनवायरमेंटल कानून की जगह है और इनका पालन होता है। बहुत सारे देश जहां पर इन कानूनों का पालन नहीं होता है, जहां पर एनार्की है, पर्टिकुलरली अब अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, इस सब के यहाँ एनवायरमेंटल लॉज का पालन क्या होगा। तो हम अपने देश की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में एक आर्टिकल है जिसका नाम है, दिस आर्टिकल इज 51A। ओके, दिस आर्टिकल इज अबाउट आवर फंडामेंटल ड्यूटीज। तो this article casts a duty on every citizen of India. Duty is for every citizen of India to protect आपका एक सेकेंड, सेंटीमीटर सब लेवल आ गया है। यस आ रहे हैं ना, जब से साला लिया है तब से साले वो एक बढ़ाइए रहा है। 1 मीटर बढ़ाता, आप यहाँ 1 मीटर बढ़ाते, मीटर है तो वही थे, 1 मीटर कम बढ़ाया, उसने तो 2 रुपये बढ़ाया, कम 2 रुपये बढ़ा दिया, उत्थान में बढ़ाता। ओ चल रिमूव्ड, खुद करना है ना किसी को करने देना है। इतना भी नहीं पता, इतने दिन से ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। म्यूट रखना चाहिए माइक, जब कुछ बोलना हो तभी आप अपना माइक खोलिए। So this article 51A is about our fundamental duties, and these fundamental duties state that every citizen of India should protect and improve the natural environment, protect and improve the natural environment। इस नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या है आपका बता सकते हैं? फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, ठीक, वाइल्ड लाइफ। यानी कहने का मतलब जब संविधान बना, उस संविधान के ही आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज में ये असाइन कर दिया गया कि सारे सिटीजन्स को इन नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है उसी समय। ओके, उसके बाद एक स्टेट पॉलिसी को भी डायरेक्टिव का एक अलग से आर्टिकल है, आई एम नॉट गोइंग इन दैट। सो कहने का मतलब हुआ कि सारे सिटीजन्स को भी, इंडिया के सिटीजन्स को भी, एज वेल एज इंडिया का कौन पार्टी, सारे सिटीजन्स और स्टेट्स, और इन स्टेट्स को भी कलेक्टिवली प्रोटेक्ट करना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने के लिए, और उनको सेफ गार्ड करना है एनवायरनमेंट के कंपोनेंट जैसे फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, उसके बहुत सारे एनवायरमेंटल इसमें
आपके प्रोटेक्शन लेजिस्लेशंस हैं जो कि आजादी के पहले भी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन बाद में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का असली थ्रस्ट जो है वो बाद में फ्रेमवर्क हुआ in a well developed way when United Conference on Human Environment happened in Stockholm, स्वीडन में है, यूरोप में, STOCKH, स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। 1972 में हुआ ये कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम में। और इस कॉन्फ्रेंस में आफ्टर दिस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस there were several pledges and commitments taken by the countries that participated in this conference. Our country, India, also participated in this conference. And after this Stockholm conference, in our country, National Council for Environment Policy and Planning, Council for Environment Policy and Planning was established. Planning was set up. This was set up in 1972. The same year the conference was held, and the same year this National Council for Environment Policy and Planning was set up. Later on, this department, first it was in the form of council. Later on, it was converted to the department. No, this was not converted into the department क्योंकि इसके पहले डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करता था हमारे मिनिस्ट्री में। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, उस समय तक ये मिनिस्ट्री नहीं था। साइंस एंड 1972 के बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी था। यह काउंसिल जो है इसी डिपार्टमेंट के अंदर इस्टेब्लिश हुआ। इसके अंदर में इसका पार्ट था जिसका काम था कि एक रेगुलेटरी बॉडी के रूप में ये काम करता था टू लुक आफ्टर द एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज अंडर दिस काउंसिल लेटर ऑन इवॉल्व्ड एज full-fledged ministry along with this department. Now that ministry is called as Ministry of Environment and Forest. Ministry of Environment and Forest. कब हुआ ये इवॉल्व? 1985 में। और जब एस्टेब्लिश हुआ मिनिस्ट्री, ये मंत्रालय, अब ये जो है अपेक्स सबसे ऊपर का बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है इन द कंट्री, इन आवर कंट्री, फॉर रेगुलेटिंग एंड इंश्योरिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन laws, and it lays down legal and regulatory framework for the same, for the implementation. Okay, so now I will come to the environmental laws one by one. Students, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। तो अब देखिए
सबसे पहले कौन सा लॉ आया, उसके बाद कौन सा आया इस क्रम में 1972 के बाद, वो हम वन बाय वन देखेंगे। ओके, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भूल जाओ, ये ऊपर है, उसको हटा ही देता हूँ, ये तो कंफ्यूजन होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ा रहे हैं। नो, ये हो गया। जी सर बिल्कुल। मुझे उतना टाइम नहीं है नोट बनाने का, मेरे पास था, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। आप लोग वीडियो देख करके नोट्स बना लेंगे, पॉइंट वाइज मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो अभी हम पढ़ेंगे मेजर लॉज, या कह लीजिए इम्पोर्टेंट लॉज, इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल लॉज। नंबर 1, 1972 के बाद जो सबसे पहले आया, एक लॉ 1972 में ही आया, दैट इज, उस लॉ का नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, WLPA, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 19, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखोगे, एग्जाम में पूरा लिखोगे, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972। ओके, पहले हम लिख देते हैं सबको सीरियल वाइज, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन उस किसके बाद आया। फिर 1974 में एक लॉ आया जिसका नाम था वाटर एक्ट। ओके, और यह जो था प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन के अंतर्गत ये एक्ट आया। तो इसका नाम है द एयर ब्रैकेट में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। Okay, no, this is not air, this is water. Air बाद में आया था, water. वाटर 1974 वाला। okay? 1974 के बाद एक लॉ आया फिर एयर एक्ट, ये भी इसी के अंतर्गत, द एयर एक्ट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एयर एक्ट, ये आया 1981 में। ठीक, फिर एक लॉ है आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एग्जाम में पूरा लिखोगे और दी लगाओगे सबके पास, जितने भी लॉ हैं दी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, शॉर्ट फॉर्म लिखे इसलिए दी नहीं लगा, EPA 1986। फिर है आपका दी हजार्डस, नहीं ये तो बाद में आया, बहुत बाद में आया। ओके, हजार्डस वाला बाद में आया। ये हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो आप देखिए 86 के बाद आपका एक लॉ है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वो पहले आया है, 80 में ही आ गया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो यहाँ पर घुसा देना FCA, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, क्या हो गया 1980। ठीक, तो अब इसको सीरियल फिर से बना दूंगा नंबर। सब ये सबका शॉर्ट लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म है सर।
FCA फॉरेस्ट कन्वर्जेशन एक्ट। यस यस सर। हाँ, शॉर्ट फॉर्म अभी के लिए हम लिख रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए। इसको फॉरेस्ट का स्पेलिंग तो आता ही होगा, कॉपी पर जी लिखिए, जी बिल्कुल। इसीलिए मैंने जी सर। टाइम ओके सर ओके। आपको ज्यादा से ज्यादा पता। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो देखिए, इसका नंबरिंग हो गया, ये दूसरा नंबर का हो गया आपका लॉ, ये हो गया सेकेंड नंबर 80 वाला। फिर आपका एक 91 में आया था, दैट यू विल इंक्लूड इट हियर लेटर। ओके, सो ठीक है, अब ये 2 हो गया, दिस इज थर्ड, दिस इज थर्ड 1974 वाला, दिस वन इज फोर्थ एयर लॉ, फिफ्थ वन इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सिक्स्थ वन आपका हो गया 1991 का एक पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है, पब्लिक लगाओगे पहले, दी पब्लिक लायबिलिटी इंश्योर। अगर इतना भी ध्यान से आप समझ जाओगे तो यूनिट 2, 3, 5 बहुत हद तक कवर हो जाएगा। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 91। फिर आपका एक है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, दी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये आया था 2002 में। इसके बाद एक है आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन, कोस्टल जोनल नहीं, रेगुलेशन होगा पहले, दी कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन। इस सब के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं, अभी आप नाम से वाकिफ हो जाएं पहले। ये आया था 2011 में। और फिर एक और आप जान लीजिए, 2000 में आए थे आपके 2009 में नहीं, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशन जो था वो आया था आपका ये एक्स्ट्रा साउंड किनका आने लगा, बंद कीजिए, म्यूट कीजिए। ठीक है, नाम है इसका हजार